सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि महंगाई की दुहाई पर अवाम ही नहीं, हुकूमत की भी जान पर बनाई है। दुकान से ऐवान तक इसी महंगाई के चर्चे। आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में शिकवा जवाब शिकवा भी इसी महंगाई पर था। एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराने के सिलसिले थे। अवाम के हाल की किसी को फिक्र नहीं थी, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की जुस्तजू थी। नहीं यकीन आता तो मैं आपको आज प्रोग्राम में ये सब दिखाऊंगा। हैरत इस बात पर भी थी कि हुकूमत हो या अपोजिशन, आटा चीनी बहरान जिनकी वजह से पैदा हुआ वो या असेंबली में थे या फिर इनके जानने वाले कोई दोस्त को रिश्तेदार, लेकिन सब ही एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे थे, एक दूसरे को माजी याद दिलाया जा रहा था। यह भी सच है कि कल तक जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो उनका यह नारा था कि महंगाई इसलिए होती है कि हुक्मरान करप्ट होता है। आज ख्वाजा आसिफ सवाल पूछ रहे थे कि अब महंगाई क्यों हो रही है। बिलावल भुट्टो पूछ रहे थे कि वज़ीर आज़म बताएं कि उनके यहां करप्शन की वजह और किसकी वजह से, अब किसकी करप्शन की वजह से महंगाई हुई है। एक तरफ ऐवान में यह महंगाई का झगड़ा चल रहा था तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वज़रा के साथ सर जोड़े इस महंगाई को काबू में लाने की तदबीरें सोच रहे थे। काबीना में जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 अरब रिलीफ पैकेज देने की मंजूरी दी गई, वहीं 50,000 नौजवानों को यूथ स्टोर खोलने के लिए कर्ज देने, चीनी दरामद ना करने और बरामद पर पाबंदी का भी फैसला किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक के बाद एक रिलीफ पैकेज देने से महंगाई का जिन काबू में आएगा? जवाब यह है हरगिज नहीं। 15 अरब रुपए को अगर पाकिस्तान की आबादी पर तकसीम किया जाए तो एक पाकिस्तानी के हिस्से में 68 रुपए, जी हां, सिर्फ 68 रुपए और कुछ पैसे आते हैं। यह सितम नहीं कि वज़ीर आज़म का 2 लाख में गुजारा नहीं होता और आम आदमी को महंगाई का मुकाबला करने के लिए जनाब वज़ीर आज़म 68 रुपए का एहसान अजीम फरमा रहे हैं। एक और सितम मुलाहिजा करें, हज का मुकद्दस सफर भी महंगा कर दिया गया। मान लिया कि फैसला अखराजात में इजाफे की वजह से करना पड़ा, लेकिन क्या यह सितम नहीं? मेरिट की वकालत करने वाली तब्दीली सरकार ने अरकान पार्लियामेंट का हज कोटा भी बहाल कर दिया। क्या इससे सिफारिशी कल्चर परवान नहीं चढ़ेगा? आज महंगाई और इससे निपटने के हुकूमती टोटकों पर सबसे पहले करेंगे। मेरे साथ है असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब, और मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी झलक दिखाऊंगा जो कुछ आज असेंबली में हुआ है और कौन क्या कह रहा था। यानी वो लोग जिनके पास दौलतों के अंबार लगे हैं वो किस तरह चीख चीख कर अवाम पर महंगाई का जो ये पहाड़ टूटा है उसकी बात कर रहे थे। खरल साहब, ये फिरदौस आशिक अवान साहब, अभी मैं प्रोग्राम से चंद लम्हे पहले देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो इक़दामात काबीना ने लिए हैं उससे कमर तोड़ महंगाई की कमर टूट जाएगी, ये उनके अल्फाज हैं। देखिए, मेरा इतनी बहुत बड़ी ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि इन इक़दामात से सिर्फ जो स्टेप्स आपने मेजर्स लिए हैं 1.5 और पौने 2 साल बाद, मतलब इतनी बड़ी महंगाई जो आसमानों से बातें कर रही है, वो ग्रोसरी की बात हो, वो सब्जियों की बात हो, वो अनाज की बात हो, वो गंदम की बात हो, वो चीनी की बात हो, आटा चीनी दालें, फिर उसके बाद आ जाएं आप गैस के बिल, बिजली के बिल, ट्रांसपोर्टेशन पे के एक्सपेंडिचर। महंगाई का कोई ऐसा शोबा नहीं है आपके घर का जब बजट अगर एक आम कम से कम गरीब से गरीब का जिसका 5-10 हज़ार 20 हज़ार या 5 हज़ार तनख्वाह थी या गुजारा था, जो मजदूर तबका है, या 10 हज़ार है या 15 हज़ार है, उसका अगर 15 हज़ार खर्चा था ना, मैं उसके ऊपर यार्ड स्टिक, या 20 हज़ार था, तो इस 1.5 साल में वो डबल से तो ज़्यादा ज़रूर हो गया होगा, कम अज़ कम भी, अगर बड़ा मैं उसको खींच के लाऊँ। अब आपने 15 या 20 अरब का एक जो पैकेज दे दिया, स्टोर्स खोल दिए, ये पूरा क्या 22 करोड़ आवाम तक इनकी रसाई होगी या 22 करोड़ आवाम की स्टोर्स तक एकदम रसाई हो जाएगी? क्या ये दालें, घी, आटा, चीनी ग्रोसरी स्टोर पे, फिर जिस तरह डोगर साहब बात हम करते हैं, आप किसी भी स्टोर पे जाएं ना, तो जिस स्टोर पे ऊपर मजिस्ट्रेट छापे मारे और ये कहें कि चीनी, आटा, दालें ये सरकारी रेट पे बेचो, सब्जियां इस रेट पे बेचो, तो वो कोई पागल होगा, कोई पागल किस्म का बंदा ही होगा
कि वो चीजें अपने स्टोर के अंदर रखेगा और यही खराबी है। खरल साहब ये जो ये एक मिनट, ये तो 2 अरब क्योंकि रुपया बहाना, 2 अरब रुपया वो बहाना कहते हैं पंजाबी की बोलने वालों ब्याज बहुत ही गल है कि इतना तो उस बेचारे को मुनाफा नहीं होना, वो तो अजाब पालने वाली बात है कि चीनी 85 रुपए सर, ये 50,000 नौजवानों को 70 नौजवान स्टोर रुपए में बेचो, इनसे तो फर्क दाल 3600 रुपए मूंग लेके उसको कहें 7400 रुपए की जो मिलती है 3600 में बेचे उस हिसाब से बोरी, या परचून में आप जो चीज उसको मिल रही है ऑलमोस्ट जब 100 रुपए में या 70 रुपए में, आप कहते हैं सरकारी रेट चूंकि हमने फिक्स कर दिया है, तो भाई सरकारी रेट पे अमल दरामद कराने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें ना। अब आप डंडा लेके हाँकते हैं कि घी की हमने फर्क कर ये कीमत फिक्स कर दी, ऑयल की ये फिक्स कर दी, आप कर दें, ठीक है, लिस्टें बन गई। अब मुझे ये बताएं, आप किसी भी स्टोर पे जितने भी मेगा स्टोर्स हैं, आप वहां पे जाएंगे ग्रोसरी के लिए, एक तो लिखा होता है ये डीसी रेट की है। डीसी रेट को पहली बात है तो देखने से ना वहां पे स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उन जो आम मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जी जी डोगर साहब, तो डीसी रेट वाली कहते हैं डीसी रेट वाली हैं, वो कहते हैं कि वो जहाँ थोड़ा सा आप करीब हो ना तो आपको एक पता लगता है कि हम पता नहीं किस जगह पे आ गए। खराब क्वालिटी, फटी हुई चीजें, सुन ले, और मुझे लगता है ना खाने के काबिल नहीं लगता नहीं है। दूसरी आ जाए दूसरी साइड, अब एक काम हो गया, शुरू हुआ है ना, एक अच्छी इब्तिदा हुई है, चले उस इब्तिदा पे हम उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम ये समझेंगे ग्रेजुअली, जिस तरह गुलाम सरवर ने कहा कि गैस और बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, उन्होंने कहा है ना, हालांकि वजीरे हवाबाजी हैं, लेकिन हवा ही छोड़ी या नहीं छोड़ी मुझे नहीं पता। सर काबीना में तो है ना, वहां बात तो होती है, वफाकी वजीर है, बिजली पानी वो अभी उनको मेरा ख्याल है वो समझे नहीं कि मैं हवाबाजी का वजीर हूं। आज तो मुझे लगता है बाबर साहब कुछ तो खुश होंगे कि चले 50,000 स्टोर होंगे तो 50,000 स्टोर 50,000 जगहों पर होंगे, एक जगह तो नहीं होंगे, उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होगा। 20 किलो का आटे का थैला मिलेगा जी 800 रुपये में, चीनी 70 रुपये, घी 175 रुपये, चावल 15 से 20 रुपये किलो सस्ता होगा, 2 अरब रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। मुझे पता है बाबर साहब आपने क्या कहना, आपने कहना यूटिलिटी स्टोर हर जगह नहीं है, लेकिन लोग खरीद के ले जा रहे हैं तो 2 अरब रुपए की हर महीने सब्सिडी की जरूरत है ना, या वो लोग कोई वहां जा ही नहीं रहे, जो जा रहे हैं उनका तो भला होगा। ये 50,000 लोगों को 5 लाख रुपया कर्ज मिलेगा, ये तो नौजवान स्टोर खोल सकेंगे, इनका तो भला होगा। आज इतना तो मान लें बाबर साहब, आप तो हर दफा जो है ना साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस तरह की जो मेजर्स होती है ना, उससे ना गुर्बत कम होती है ना महंगाई कम होती है। मैं तो सारी उम्र यही देखा है, ये वो तरीका कार है जो पिछली गवर्नमेंट का भी ये तरीका कि रमज़ान आने से 2 महीने पहले रमज़ान पैकेज दे दिया, कोई 10-20 अरब रुपए का पैकेज दे दिया। बाद में होता ये कि उसमें MPs MNAs आ जाते हैं, MPs MNAs जो PTI में तो पहले ही रोले पड़े हुए हैं, इत्तेहादी साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कोटे मिलेंगे, इत्तेहादियों को कोटा मिलेगा कि जी आपके इतने होंगे, उसमें PTI की MPs MNAs उनको इतने स्टोर्स मिलेंगे। ये तो सारी बंदरबांट गवर्नमेंट के अंदर ही हो जानी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सर इससे महंगाई कम नहीं होनी। उसामा साहब आप समझने की कोशिश करें। सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं सर, ये महंगाई नहीं है, अगली खाद महंगाई ये नहीं है। महंगाई नोटिस ले लिया, उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है, हमसे गैस की ये बिल कम करा के और ये खाद के जितने लोग आप हंस रहे हैं, आप मुझे बताएं अब्दुल रज़ाक दाऊद की वजह से कहते हैं, नहीं आप उनकी वजह से कहते हैं कि मीठा मीठा अच्छा उस पर आ जाते हैं। पहले बाबर साहब की बात रिलीफ ले लिया, गैस के बिल से ले लिया वज़ीर आज़म, तो खाद महंगी बेच रहे हैं यार, ये क्या तमाशा है नोटिस ले लिया, ये माफियात के खिलाफ है, क्रैकडाउन हो रहा है। उन्होंने वादा किया था, कंपनी ने वादा किया था कि आप गैस की कीमत कम करें, हम तो फिर आप फांसी लगा लेना उनको। उसामा साहब आपका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है, अभी तक कोई माफिया का कोई बंदा अभी तक कॉन्फ्रेंस करना नहीं है, उनका काम है पकड़ के उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कराना, इन्वेस्टिगेशन करना। आज कह दिया, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये अपोजिशन के लोग हैं, अपोजिशन लोग जो है ना, ये हुकूमत के बंदे, ये यानी आज जो असेंबली में तकरीर कर रहे थे मुराद सही साहब, अच्छा वो चले आएंगे तो फिर भी बाबर साहब अपनी बात पूरी करें। उसामा साहब मुझे एक बात है, खल साहब कह रहे थे कि जितना भी माफिया है ना, कल ये कह रहे थे वो सारे पकड़े जाएंगे, अभी तक कोई आज अमल दरामद हो गया, फ्लोर मिल एसोसिएशन के दफ्तर पर छापा पड़ा है, रिकॉर्ड उठा लिया,
बहुत बड़ा सर एक्शन हो गया। चौधरी मुख्तार किसका फ्रंटमैन था? चौधरी सरवर ये गुलाम सरवर ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं अगली बात नहीं वो कर रहा। सर छोड़ दें, रिकॉर्ड मिल गया, एक मिल कमीशन ने मार लिया छापा, अब चीखें निकल रही हैं, बंदे आ रहे हैं, मैं अब नाम नहीं दे रहा। मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन का जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर या रिपोर्टर होता है ना, वो ऐसी खबर नहीं देता जिससे माफिया या मुलजमों को फायदा है। अच्छा, रिपोर्टां आ गई ने, चीज़ां रंगिया तो फड़ियां गई ने, एवं छापे नहीं बजते दफ्तरां ते। फ्लोर मिल एसोसिएशन एक खुद माफिया है। अच्छा, कार्डलाइजेशन है, इश्तिहार छपे अखबारों में, किसने छपवाया, कहां से फंड आया, ये सारी चीजें आ गई हैं सामने। चले चले बाबर साहब, छापे एवं नहीं बजते। चले खरल साहब बात पूरी। रिपोर्टां बाबर साहब सर माफिया का सबको पता है कौन है, माफिया कहाँ बैठा हुआ है, माफिया कितना तगड़ा है, माफिया के हाथ कितने लंबे हैं। ये हुकूमत बेबस है, या तो होती खरल साहब, और खरल साहब छोड़ दें आप इस बात को, और यार जाने दें आप मुझे। ये जो बातें हैं ना, बातें तो बड़ी अच्छी दीवारों पर भी लिखी होती हैं। हमजा का भी ज़मानत मुस्तरद होगी, अगली सुन लें। सर ये आप तो कह रहे सारे जा रहे हैं, आप मुस्तरद होगी, और छोड़ दें। अब क्या पंडाल घूम गया बाबर साहब? खरल साहब जो बात की मैंने कल आज साबित हुई, नहीं, फ्लोर मिल एसोसिएशन जो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही थी, जो इश्तिहार छुपा रही थी, आज उसके दफ्तर में छापा पड़ना और वहां से रिकॉर्ड उठाना, मुसाबती कमीशन जिसको कुछ जानता ही नहीं था, और जो आप कह रहे हैं कहां कहां बैठा हुआ है, ये हर चीज ऐसे जिस तरह कहते हैं ना पूरी तस्बीह के मनकों की तरह, ये सारी चीजें आ रही हैं। हर चीज का तरीकेकार होता है, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और पक्का केस, फिर आप कहते हैं जी बंदे पकड़ते हैं छूट जाते हैं। अच्छा, अगर बाबर साहब ये बंदे अंदर साबित नहीं करना, इन पे जुर्माने, फिर तो आप मानेंगे कि यार चलो खरल साहब ठीक कह रहे थे। नहीं, खरल साहब से पूछें, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं। चले नहीं, अब बाबर साहब नाराज हो गए। बाबर साहब नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आया ही नहीं। आपने अब आपने नहीं बोलना, मैं गारंटी कर रहा हूं। बाबर साहब मैं गारंटी कर रहा हूं, अब नहीं बोले, अब नहीं बात करनी। सर मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है एक फ्लोर मिल के पे छापा पड़ गया, इसका मतलब कि सारा माफिया अरेस्ट हो गया। आप कर क्या रहे हैं? आप कर ये रहे हैं कि गवर्नमेंट को माफिया ने मजबूर किया है कि वो सब्सिडी दे। सब्सिडी किसकी जेब में जाती है? माफिया की जेब में जाती होती है, आपकी और मेरी जेब में नहीं जाता, वो माफिया की जेब में। ये जो 20 अरब रुपया ये माफिया की जेब में जाना है, और अल्टीमेटली ये फ्लोर मिलों को सब्सिडी जानी है और उनको मजबूर किया जाना है। जो वो चाहते थे वो उन्होंने करवा लिया। अब गवर्नमेंट की जेब से 20 अरब रुपया गया, वो गया माफिया की जेब में, और वो अब जो गंदमंद है वो सारा मार्केट में फेंक देंगे और वो बकवा देंगे। मेरा इशू ये है कि गवर्नमेंट ने माफिया का बंदा अरेस्ट कौन सा किया, कौन से नाम सामने आए, बड़े ये जो रिपोर्टें बनी, ये जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट बनी, ये जो आईबी की रिपोर्ट बनी, ये जो दूसरी एजेंसियों की रिपोर्ट बनी, उसमें इन रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, खरसा आपने पढ़ा है, एक एक बंदे का नाम सामने आया है, एक एक बंदे का रोल सामने आया है, किसने महंगाई की है। वो बंदे जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहे हैं, वो बंदे तो प्राइम मिनिस्टर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, उनमें से तो किसी एक बंदे को हाथ नहीं लगाया। आपकी पूरी कैबिनेट ये कह रही है कि ये जो बंदे हैं ये बेकसूर हैं। क्यों कह रही है? सारी कौम को पता है, 20 करोड़ आवाम को पता है कि ये कौन से बंदे हैं जिन्होंने आटा महंगा कराया, जिन्होंने चीनी महंगी करवाई, और आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर हाथ गिर गया। वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं। ना डॉक्टर साहब यार ना, मैं आपकी बातों से सुन लिया। आपने कहा कि सब्सिडी उनकी जेबों में जाएगी, मैं पहले भी कह चुका, अभी भी कह चुका, बिल्कुल आप ठीक है, सुन ले। अच्छा, आपने कहा कि रिपोर्टें आपने पढ़ी, देखी, सारा कुछ पता है। डॉक्टर साहब बदकिस्मती ये एक सिस्टम है पाकिस्तान के लिए। क्या ये क्लासिफाइड रिकॉर्ड या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कोर्ट ऑफ लॉ में बतौर एडमिसिबल एविडेंस पेश की जा सकती है? और सर सुन लेना, खरल साहब इन्हीं की बुनियाद पे एक्शन होता है। मैं कहता हूं इन्हीं की बुनियाद पे जब आपने एक्शन लेना है तो फिर आपने लेना है। मुझे आपको एक बात बताएं, मुझे ये आपको किसने एक बंदा जिसको अदालत ने सर्टिफाइड किया हुआ कि ये बंदा करप्ट है, आपने उसको 250 अरब रुपए का पैकेज दे दिया। आपने कहा कि जनाब पूरे मुल्क की इकोनॉमी के साथ तू खेल, उसका रिजल्ट तो यही आना था। और क्या आना था? 250 अरब उसकी जेब में तो नहीं चला गया ना सर, एक बंदा तो हेड है, उसी का तो हेड है। और उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। हर वो प्रोडक्ट जो उसके अंडर आती है
उसकी कीमतें चलिए, बढ़ी आपका आ गया हैं, point। बाहर से नहीं बढ़ी। अच्छा, मुझे चीनी से का देख लें, गंदम देख लें, गंदम एक्सपोर्ट कैसे हो गई, अब मैं को चीनी खबर जो है आपको वो दे रहा हूं एक्सपोर्ट जरा। कैसे हो आपकी गई। बात सर, पे- ब्यूरोक्रेसी सारी ने करवाया। चीजें, एक एक चीज आपके सामने है यार। आपकी बात जहांगीर पे- ब्यूरोक्रेसी चला रहा है। अच्छा, सुन लें। एक सेकंड सर, मैं अगली खबर खैरल साहब, उसामा साहब, आप इतने बच्चे नहीं हैं। ये आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग कौन अटेंड करता है, कौन चेयर करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर की मीटिंग कौन चेयर करता है, फेडरल गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट्स जो है किसके घर में जाकर मीटिंग देते हैं, किसको जवाब देते हैं, फूड मिनिस्टर कहां पर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहां पर है, उनको तो पूछते ही कोई नहीं है। रिसेंटली ये रिकॉर्ड पे सुन ले। अच्छा, चले, छोटी सी बात खबर से पहले सर चेक कर लेने में क्या हर्ज है? मैं सुन ले, मैं आपको बताता हूं। आप जो बात कर रहे हैं ना, वहां पे रहीम यार खान में जो मुख्तार इन्हीं की जो सदर भी हैं एसोसिएशन के, रहीम यार खान में जो मैंने बताया सब फार्म इंस्पेक्टर वो खान क्या आपने खबर दी थी, वहां पे मिल के ओनर है, इधर भी है इंडस्ट्रियल स्टेट में भी। सुन ले सर, ब्रेक सुन ले ना, ये देख लें आप, जी, ये देख लें सर, मैं इसलिए उसामा चाह रहा हूं साहब, खबर हम है एक महीने से- खबर है ये एक बताऊंगा महीने से कौन रोजाना की कौन बुनियाद पर कहाँ सिचुएशन कहाँ। दे रहे हैं, ये हर चीज रोजाना की इदार पे बुनियाद आ पर बता रहे हैं कि चुकी है। आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा इदार पे है, और उसके चीजें पीछे आ किसका चुकी हाथ हैं। है, इस तरह समझ नहीं रोजाना की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। अच्छा, और आपके सामने शुरू दिन से हमने ये बात की इस प्रोग्राम में कि जहाँ के भावलपुर में क्या हो रहा है, रहीम याखा में क्या हो रहा है, गंदम के साथ क्या हो रहा है, चीनी के क्या साथ हो रहा है, अब वो सारा सामने आ गया। कौन किधर से किसको क्या कह रहा था, कौन किधर से साजिशें कर रहा था। चले, आपको लगता है गिरफ्तार होगी? चले, ठीक है, थोड़ा बाबू साहब इतना मान लें, थोड़ा सा इंतजार। अच्छा, और बंदों को इज्जत का निशान मैं बनना मजीद देखिए। इंतजार नहीं कर सकता, पहले ब्रेक हो जाएगी। माफिया के खिलाफ सर, सुन दे, हुकूमत आप सरेंडर करती देखिए, रही है, नून लीग सरेंडर करती रही है, पीपल्स पार्टी माफिया क्या अच्छा, तो ये भी सरेंडर करके, ये भी सरेंडर करके, अच्छा, एक सरेंडर करके आप महंगाई पे काबू नहीं पा सके, माफिया अपना काम कर गया, आप उनके सामने बेबस सर, हैं। किसी की नहीं समझ आएगी, एक गुजारिश सुन लें, किसी की बात समझ नहीं आएगी। ऑपोजिशन दोबारा इकट्ठी हो रही है जी, और अब फिर फजलुर रहमान साहब हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोशिश हो रही है इकट्ठी हो जाएं, और नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और इस दफ़ा इशू बनाए महंगाई को। पहले तो उन्होंने कहा था इलेक्शन कि जनाब इलेक्शन धांधली थी, वो इशू था। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि चलो अवामी नब्ज़ पर हाथ रख कर तो ये एक नया मंजन बेचने की कोशिश करते हैं। क्या ये चूरन बिकेगा? और साथ ही ये हमजा शहबाज वाला मामला, ये तो खरल साहब ये क्या हो गया? आपने तो वाकई, आपकी बात फिर सही हो गई। अब ये ना हो कि फिर आप पर इल्ज़ाम आ जाए कि जी आपको पता था, आपके लोग मिले हुए हैं, कि हमजा को जमानत क्यों नहीं मिली है? कुछ चीजें होती है नोश्ता दीवार होती है। उसामा साहब बच्चे को पता है कि ये अरबों रुपए का जो टीटी खेल है, जो खेल तमाशा है, ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए, आप कहते हैं मेरी माँ से पूछो, बहनों से पूछो, दामाद कहता है उससे पूछो, वो कहता है जी मेरे ससुर से पूछो, ससुर कहता है जी उससे पूछो, वो कहते हैं जी मेरी माँ से पूछो, वो कहते हैं मेरी अहलिया से पूछो। जब आपस में इकट्ठा करने की बात होती है तो आहिस्ता आहिस्ता कर मसूद भगा दिया, हमजा सलमान शहबाज भाग गया, हमजा अब इधर है, बाकी सारे तोते गायब हैं। ठीक है, मुश्ताक चिन्नी आया, वो फारफर तोते की तरह बोला, वो पता नहीं कासम कयूम, दूसरा इधर उधर के कहानियां, कैश बॉय, कितनी कहानियां आई। अरबों रुपए के क्या ये जो पैसे निकले हैं, पूरी नून लीग की क्यादत बाहर है ना, गूंगे बहरे तो नहीं है, बोल सकते हैं, लाइव कवरेज होती है, कट होते हैं, भगौड़ों के भी, नैब के वांटेड लोगों के भी, सारा कुछ होता है वहां पे। पैमरा साहब कुछ अच्छा मुझसे बात ये है, जोगर साहब एक तरदीद का तो बयान लिए हैं कि ये सारे स्कैंडल नैब ने बनाए हैं, ये जो अकाउंट की डिटेल बताते हैं, ये अरबों रुपए के जो खांचे हैं, खाते हैं, जमा तफरीक है, इसमें सब कुछ गलत है। एक अमाउंट, एक ट्रांजैक्शन को तो रिपोर्ट करें, एक ट्रांजैक्शन को तो रिपोर्ट करें। क्या ये 96H एक ईंट उसकी मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं बनी? करें मुझे चैलेंज, मैं कह रहा हूं। आपको नहीं करते हो? मैं नहीं तो मुझे नहीं करते, मैं कहता हूं ये पाकिस्तान की बाकी हर तारीख बंदे में को कर लेंगे, दुनिया की तारीख में लिखे पड़े सर्टिफाइड झूठे, चोर, करप्ट, स्विंडलर, नौसरबाज, इससे आगे जो सारी सुपरलेटिव डिग्रीज ये उनसे वो भी इनके आगे शर्मा जाते हैं। ये सारी प्रूव चीजें हैं। अच्छा, ये मनी लॉन्ड्रर है। खरल साहब, आप तो ये बात ये यूके से हसन नवाज ने मुझे लेटर भेजा एक बड़ी मारूफ फर्म से, मैंने उसको कहा पता है ट्वीट पे कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग आपने मेरे क्लाइंट को लिखा है। मैं कहा तुम्हें पता है ये कौन है? मैंने जब जांचे भेजे, उस फर्म ने माफिया मांगनी शुरू कर दी। मैं कहा मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, खबरदार। ये लीगल नोटिस उल्टा पड़ गया। बना के ले अच्छा चलें बाबर साहब बाबर साहब ब्रेक होने वाली है, जल्दी बात करनी है। मैं कह रहा हूं अब इस पे पैमरा में ये जाएं,
इनका हक बनता है ना, ये जाए, इनके इतने तर्जमान है, ये खरल साहब फैमिली है, पैसे है, वकील है, ये साबित करे ना मैं झूठा हूँ। अच्छा देखिए, ये साबित करे मैं बताऊं तो मैं डॉक्यूमेंट्री एक तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आपके पास ये सारी चीजें रखी मैंने, किताबें लिखी सर, आपका आर्टिकल लिखे सर, सुन 2002 बस खबरें में पूरे आपके पूरे छापे हो जाएगी बाबर साहब की और एक दफा बोले तो सही, बस कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ठीक है खरल साहब, बाबर साहब कोई गैरत होती है, और जवाब तो दो, जवाब तो दो। आप कौम का पैसा जो लूट गया, तमाशा बना रहे हो कि बड़े भाई ने छोटे कह दिया महंगाई पर जांच करो, आओ मैदान में, आओ असेंबली में, अपोजिशन लीडर हो, आओ ना बोलो। मान गए चलें। ये देखिए, मैं खरल साहब से एग्री करता हूँ इस चीज़ पे। असल इशू ये है कि हम बाकायदा तौर पे मॉनिटर करते रहे हैं। नैब में जितनी दफ़ा शबाशी पेश हुए हैं, हमजा शहबाज पेश हुए हैं, जब ये मनी लॉन्ड्रिंग का इशू सामने आया, जब इनके सामने इनकी ट्रांजैक्शंस आई, जब इनके सामने ये सारा आया कि ये जो पैसा है किस तरह से इसकी टीटीज़ बनी, टीटीज़ बाहर गई, बाहर से वापस आई, पूरा रिकॉर्ड इनके सामने रख दिया, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया। होता क्या रहा है, शहबाज साहब कहते रहे हैं जी मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो है छोटे से पूछो, सलमान से पूछो। हमजा कहता था जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, सलमान बाहर दौड़ गया, टीटीज के सारे बंदे अरेस्ट हैं, एक चीज प्रूवन है। मैं खरल साहब से 100% एग्री करता हूँ कि टीटीज का इनके पास कोई जवाब नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का इनके पास कोई जवाब नहीं है। हर डॉट दूसरे से मिला हुआ है, हर चीज जो है वो कनेक्टेड है। अब मसला ये है कि जवाब चुनका कोई नहीं है। शहबाज साहब खुद भी बात भाग गए हैं, सलमान शहबाज भाग गए हैं। हमजा शहबाज के वकील से आज यही पूछा जज साहब ने, मुजाहिर अली नकवी साहब जो थे बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं, उनसे सिर्फ एक चीज पूछी कि जनाब ये जो आपके एसेट जो हैं, आपके वालिद वज़ीर आला थे, इन 10 सालों में आपके एसेट 8 करोड़ से 65 करोड़ चले गए, सिर्फ इतना बता दें कि सोर्स ऑफ इनकम क्या था। ये तो लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं है। सिर्फ इतना बता दें आप बिजनेस करते थे, कौन सा बिजनेस था, इनकम टैक्स रिटर्न आपकी कहाँ पर है, कितना आपने इनकम टैक्स दिया, कहाँ से प्रॉफिट आया, कितना प्रॉफिट आया, डॉक्यूमेंट दें और जाएं घर जाके मौजे करें। कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। ये आज की कोर्ट में उन्होंने साफ कहा, नैब ने कहा जी कि हमारे पास प्रूफ है, उन्होंने कहा जी बताएं, उन्होंने कहा जी इनके पास 8 करोड़ थे, अब 65 करोड़ है, हमें सिर्फ जवाब दे दे कि ये पैसा कहाँ से है। सिर्फ हालांकि मुझे और खरल साहब हम इस पे एग्री करते हैं, हम सिर्फ खरल साहब एक मिनट, हम मैं और खरल साहब हम इस चीज की गवाही देते हैं कि इशू 65 करोड़ नहीं है, ये 65 अरब का है, 65 अरब का, लेकिन पास 65 करोड़ की ही चीजें होंगी, ये 65 अरब ही साबित नहीं कर सके, ये भी नहीं साबित कर सके कि ये 65 अरब का सोर्स कहां पे आया है। 65 करोड़ नहीं साबित, अरब कहां से साबित करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन इसके साथ खबरें बड़ी जबरदस्त थी। चलो मैं बता देता हूं कि ख्वाजा बरादर के खिलाफ आलम अफगान कैसर बिन भट्ट के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। अब ये जो हमजा के खिलाफ केस है, अब बाबर साहब भी मान रहे हैं कि डॉट से डॉट मिलता है, बड़ा मजबूत केस है। इनके होते हुए ये अब किस तरह से इकट्ठे होकर महंगाई के खिलाफ जनाब अवाम की आवाज़ बनेंगे। खैर, ब्रेक के बाद मिलते हैं और एक और खबर आपसे शेयर करेंगे। अब पता चला, अब पता चला असम्बली के अरकान को कितनी तकलीफ होती है जब महंगाई होती है, बड़ा उनको आवाम का दर्द भी महसूस होता है। आज क्या मनाज़िर थे कौमी असम्बली में, ज़रा देखिए। बड़े ज़बरदस्त बयान आते हैं जी दोनों तरफ से। अब मुझे ये नहीं पता कि इन बयानात की वजह से आपकी परेशानी किस हद तक कम हो सकेगी, महंगाई किस हद तक कम हो सकेगी, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता इन्होंने अपने अपने पॉइंट बना लिए हैं। खरल साहब, जो कौमी असम्बली में चंद दिन पहले एक करारदाद मंजूर हुई, अली मोहम्मद खान साहब ने पेश की, अब तक उस पर बहस जारी और अब अगला मरहला तो तब आएगा जब एक कौम में कंसेंसस डेवलप हो। जितने भी सर्वेज हो रहे हैं सब लोग ये कह रहे हैं, और 90% लोग आवाम में आप जाके देख रहे हैं, वो कहते हैं जनाब सरेआम ऐसे जिनसी दरिंदों को जो छोटे मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करके उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल कर देते हैं, उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए। लेकिन
दूसरी आवाज़ें भी हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा, ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। आलमी कवानीन क्या कहते हैं, हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। मामला ये है कि मुझे ये बता दें कि हमने तो कुरान और सुन्ना जो है, और आईने पाकिस्तान का जो प्रियम्बल है वो है कुरान और सुन्ना। जी ऐसे ही ऐसे ही। तो कुरान और सुन्ना क्या कहती है कि जो ऐसा फेल करता है कभी, जो मुल्ज़म भी, मैं मुफ्ती साहब के वाले से कोट कर रहा हूँ जो बात कर रहे थे ट्रांसमिशन में आज, कि उसको सरेआम फांसी दी जाए और जमात यानी मुख्तलिफ जो लोग हैं सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के, उनके सामने, और जो उसको देखेगा वो भी सवाब होगा। ये कुरान की आयत कोट कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि आइन कुरान और सुन्ना से बाहर जा नहीं सकता, नहीं जा और कुरान और सुन्ना ये कहती है कि इस ऐसे फेल कभी वाले के साथ ये किया जाए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ज़ैनब कत्ल केस में, जो मर्डर और कत्ल, पूरी कौम यकसू और यक आवाज़ थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बिल्कुल अब इस चीज़ का अदराक है, लेकिन जाओ उस वक्त की चीफ जस्टिस कहा और लेजिस्लेशन करा कर ले आओ, क्योंकि उससे पहले जस्टिस नसीम हसन शाह जो है उनकी अदालत में जब केस आया तो उन्होंने कहा कि ये चूंकि कानून जो आइन सरेआम फांसी के वाले से हैंगिंग जो पब्लिक है ये नहीं है उसमें कॉन्सेप्ट। तो लिहाजा दूसरी बात ये है कि जो ज्यादती का मामला है वो भी दरिंदगी बहुत ज़्यादा है, और जो सीरियल या जो उसके साथ सजा बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई ज़रूरी तो नहीं है कत्ल ही करे तो उसको फांसी दे, लेकिन एक बच्चा 10-12 रिपीटर है, सीरियल बच्चों के साथ करता है, जिनसी तशद्दुद दरिंदगी बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, तो उसके लिए क्या फांसी नहीं होनी चाहिए? नहीं, फांसी का तो सारे मानते हैं। अच्छा, अब मामला यह है कि फांसी अंदर हो या बाहर हो, डेटरेंस तब क्रिएट होता है। उसामा साहब, मुझे सिर्फ एक उसकी एग्जांपल है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, रोते हुए दुखी दिल के साथ रजा रबानी ने कहा जी आज हम इस पे साइन कर रहे हैं फौजी अदालतों पे। उस साइन से कौम यकसू हुई। एपीसी के वाक़े में सारे पाकिस्तान का कोई गली मोहल्ला, कोई पार्क, कोई पब्लिक प्लेस, कोई स्टेशन, कोई आपका बॉर्डर एरिया, स्कूल, मदरसा, वहां पे क्या हो रहा था? धमाके, खुद के हमले। जब फौजी अदालतें आई, दहशतगर्दों को फांसियां हुई। आज मुल्क अमन और शांति का गवारा है। नेशनल एक्शन प्लान और फौज का एक्शन, इदारों का एक्शन, सिविलियन इदारों का एक्शन, बहुत का स्टे हो गया था। तो मामला ये है कि अगर ये हो जाए, किसास को उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं किसास को जिंदगी करार दिया है कुरान ने। क्या? क्यों? किसास इसलिए जिंदगी है कि जब कत्ल के बदले कत्ल होगा तो लोगों में डेटरेंस होगा। फिर अब जब हाथ और पांव काटने का कंसेप्ट किया इस्लाम का, ताकि ये लोग इबरत का निशान बने और चोरी करने के आधा काबिल रह जाए और मुआशरे में एक खौफ हो। फिर दूसरी दफा करेगा दूसरा हाथ और दूसरा उल्टा पांव उसका काट दो ताकि डिसफंक्शन हो जाए। इस्लाम इबरत का निशान और कानून अच्छा, पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, इस पे जो एतराज करता है, जी अल्लाह ना करे मेरी जुबान या मुंह में खाक कि उसके बच्ची या बच्चे या फूल के साथ ही हो जाती और फिर कहें जी उसके खिलाफ तो कुछ नहीं होना चाहिए। बाबर डोगर साहब से बात कर लें, ब्रेक और एनजीओ और जालियों बंदों को कहूं कि आप बाबर डोगर साहब, ये इंसानी हुकूक की जब बात की जाती है, आलमी क़वानीन की, ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में क्यों हो जाता है? कश्मीर में जो कुछ होता है, पूरी दुनिया में जो कुछ होता है, उस पर श्रीलंका लोग वबेला मचाते, तब इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ होता है? तो सामा साहब, जब ज़ैनब मर्डर केस, ज़ैनब का बेचारी मासूम बच्ची के साथ ज़िंदगी की गई, तो उसके बाद जब उसका मुलज़िम पकड़ा गया तो उसके जस्टिस साकिब निसार उन्होंने इसका सो मोटो लिया था। उस वक़्त उन्होंने कहा था कि इसकी पब्लिक हैंगिंग नहीं हो सकती। उसके वक़्त सारी सोसाइटी अक्रॉस द बोर्ड, सारी सोसाइटी, सारा माशरा, हर बंदा ये कह रहा था कि इस दरिंदे को सरेआम फांसी दी जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा था हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि आपकी पार्लियामेंट जो है वो फैसला करे, वो ये कानून पास कर दे तो हम इसको सज़ा दे देते हैं। अब जब लेजिस्लेशन का टाइम आया तो अब आप देखिए कि कुछ लोग जो हैं वो उनकी 1.5 इंच की मस्जिद है, उन्होंने हर चीज़ में अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनानी है। कैबिनेट के मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। अब फवाद साहब जो है, फवाद चौधरी साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर वो कुछ कह रहे होते हैं, वो कुछ कह रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी देनी चाहिए, और वो जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये इंटरनेशनल, उनको आलमी कवानीन का उनको बहुत ख्याल है, बड़ी हमदर्दी है, या उनको पाकिस्तान के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। वो ये जो मजलूम बच्चे हैं इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है,
उनको हमदर्दी है तो इंटरनेशनल लॉज के साथ है, उनको हम फांसी का कानून अच्छा, पाकिस्तान में उनके है। राइट्स नहीं है जो बच्चे अच्छा, मरते हैं, खरल साहब एक मिनट वो ये कह रहे बर्बरियत होती हैं, वो है। ये कह रहे हैं कि यूएनओ जो है वो उसमें फांसी का कानून ही नहीं है। और भाईजान आपके पास पाकिस्तान में तो फांसी का कानून है, ये यूएन के कानून से कैपिटल पनिशमेंट है हमारे पास, हम दे रहे हैं। है। आपने तो सिर्फ ये करना है कि आपने पब्लिक हैंगिंग करनी असल है। कहानी बताऊं ताकि वजह क्या है, सुन ले, ब्रीक काम क्या है, 295C समझ आ रही है आपको? ब्रीक काम क्या हो रहा है, कहानी और है, कहानी ताने बाने कहीं और है। अच्छा चले, असल में फांसी बंद हो, इंटरनेशनल एनजीओ को वैसे ही बंद हो, इंटरनेशनल एनजीओ को खुश किया जा रहा है। फिर पार्टी जो है वो बाहर की दुनिया को खुश करने लगी हुई है, उसको पाकिस्तान से आपने बच्चे बाहर की दुनिया को खुश करने जा रही है कि हम बड़े लिबरल हैं, हम बड़े जनाब, हमारा जो है हम अपना एक वेस्टर्न चेहरा जो है उसको वो रख रहे हैं। असल चीज़ ये है कि ये ना लिबरलिज्म की बात है, ना किसी और चीज़ की बात है, ना कंजर्वेटिव की बात है। बात ये है कि जो इतने हीनियस क्राइम में लोग हैं वो आम ज़हनी तौर पे ज़हनी दरिंदे, वो एबनॉर्मल लोग हैं, उनको सरेआम फांसी दी जाए ताकि बाकियों के लिए एक ज़ैनब के बाद जिस तरह चुनिया का वाकया आया और रिक्शा चलाता था वो शख्स, सामा साहब ये वाकया कभी भी ना हो। और ज़ैनब के जो कातिल को जो फांसी भी हुई वो क्रेडिट चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दें, जिन्होंने 100 मोटर लिया और फौरी हैंगिंग भी होगी कम से कम। अच्छा, वरना तो अभी आपको हमने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले कितना दर्द है पार्लियामेंटेरियंस में गरीब आवाम का, लेकिन हज कोटे के लिए वो किस तरह से मारे मारे फिर रहे हैं कि हमें भी मुफ्त हज करा दो। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कोई तकरीर ऐसी नहीं है जिसमें वो मेरिट की बात ना करते हों कि जी हम पीछे इसलिए रह गए, डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है मेरिटोक्रेसी, मेरिट होना चाहिए, बाहर की दुनिया में मेरिट है कि जो शख्स मेहनत करे ऊपर आ जाता है, यहाँ पर चंद लोग होते हैं जो मरात जिनको मिलती हैं वही बस लोग होते हैं, अमीर तर होते चले जाते हैं और सारा कुछ उनको मिलता है। अब इसी चक्कर में उन्होंने ये किया था कि ये हज कोटा होता था और उसमें अरकान पार्लियामेंट को हज कोटा मिलता था, वो जो रिकमेंड करते थे वो लोग खास सरकारी तौर पर हज पर जा सकते थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, इन्होंने वो ख़त्म कर दिया क्योंकि कहा जी मेरिट पर हज कुरानंदाजी का इन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो जिसका नाम कुरानंदाजी में निकलेगा वो जाएगा। अब वो दोबारा वापसी हो गई है। खरल साहब ये मजबूर हो जाता है आदमी, क्या करे। जिस तरह आपने देखा कि इत्तेहादी हुकूमत है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो कहते हैं कि जी हम क्या करें, हमारे वोटर्स हैं, चंद लोगों को हम भी भेज दिया करेंगे सरकारी खर्च। मेरा ख्याल है कानूनी और अदालती सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर बात की जाए तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुतरादिफ भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्रिशनरी जो पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव्स की, गवर्नर्स की और चीफ मिनिस्टर की ख़त्म कर दी, नंबर 1। अच्छा। इसी के तहत जो सीक्रेट फंड्स थे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और बाकी 47 डिपार्टमेंट के, वो मेरे ही केस में 105/12 पटिशन थी जो मीडिया कमीशन केस था उसके अंदर, वो ख़त्म किए गए। फिर वही, अब मुझे ये बताएं कि ये सवाबदीद यानी एक बंदे की सवाबदीद है और ये कौन सा फरीज़ा है, हज। एक सादत, एक खुश, एक बंदा पूरी उम्र जो है सोचता है, दुआ करता है। कुछ लोग आपको पता कमेटियाँ डालते हैं, तनख्वाह से सेविंग करते हैं, बीवियों का जेवर, बीवियाँ जेवर बेचती हैं, हालांकि औरतों को बड़ा जेवर से प्यार होता है, वो बेचते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं ऐसे ही, और वो हज के लिए एक तो आपने इतना महंगा कर दिया है कि बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और प्राइवेट हज अगर 5 लाख देखने चल रहा है, साथ के वजीर मजहबी उमूर कह रहे हैं कि जनाब जितना हो सके हम, अच्छा चले हो सके, मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे जो होटलों के रेट है ये 5,30,000 पता है हुआ क्या, खांचा क्या है, फ्रॉड क्या है, नौसरबाजी क्या है। आपको पता है डायरेक्टर हज थे शकील राव शकील जी, आज स्कैंडल आया था सामने, मिनिस्टर 2 मिनट है, मैंने तो वो पकड़े गए, अरबों रुपए के खांचे, करोड़ों रुपए के वहाँ पे। और फवाद के एक दोस्त थे वहाँ पे, खुर्शीद शाह के रिश्तेदार थे, उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई डायरेक्टर हज। मामला ये था जो मक्का, मामला ये है कि वहाँ पे अब ये किकबैक, महंगे होटल में किकबैक सारा, अब ये 5,30,000 का गालबन कर दिया आपने, प्राइवेट 9-10 लाख हो गया, सारी बात है वो डबल चले जाएंगे। मामला ये है कि इसके ऊपर भी आपने एक सिफारशी कल्चर और सिफारिश बना दी। मुझे ये बताएं, अभी फवाद चौधरी साहब का ट्वीट था गालबन या कुछ स्टेटमेंट था कि भाई जो साहब इस्तात हो वो हज करे, इसलिए हम बाकी ना करे। तो भाई ये भीख क्यों कोटे की मांग रहे हैं, ये क्या ब्राइब दे रहे हैं आप?
यानी अच्छा। एक हज को भी बतौर ब्राइब, अच्छा, कुछ ये ब्राइब ही होगी ना जी, ठीक है। किसी को आप प्रमोट बाबा साहब, करेंगे। कुछ अच्छी चीजें भी फैसले हुए हैं। एक तो ये कि 70 साल से जो जायद उम्र के लोग हैं उनके लिए 10,000 लोग वो हैं, और फिर 3 साल से जो बेचारे नहीं जा सके, यानी हर दफ़ा कुरानदाजी होती है, वो अपना नाम बेचते हैं लेकिन वो उनका नाम नहीं आता, तो 3 दफ़ा जो है उनको वैसे ही जाने दिया जाएगा। 3 साल हो गए बेचारे कुरानदाजी में ये नाम तो नहीं आ अच्छी रहा था। बात है, ये तो चंद ऐसी बात बातें है। हैं। उसामा साहब ये पॉलिसी पहले की है। असल इशू फिर वही है जो खल साहब कह रहे थे कि मसला ये है कि इन्होंने हज की जो कीमतें हैं उसमें 1,30,000 1,13,000 का इजाफा कर दिया। जी ठीक है। पहले जो 4.5 लाख का था अब वो 6.25 लाख पे चला गया। अब चूँकि इजाफा कर दिया है अपोजिशन का मुंह बंद करने के लिए, MPs का मुंह बंद करने के लिए कि वो असम्बली में शोर ना मचाएं, इसको कोई इशू ना बनाएं, उन्होंने MPs का मुंह बंद करने के लिए उनको कोटा, यही वो गवर्नमेंट है। इमरान खान साहब ने कहा था जी कि हज पे कोटा नहीं होगा, पिछली गवर्नमेंट ने कोटा रखा था, इन्होंने आते साथ ही ये कोटा खत्म कर दिया। लेकिन आप देखिए कि एकदम ये कोटा रिस्टोर कर दिया। पीछे क्यों, कहानी क्या उसके पीछे? कहानी सिर्फ ये है कि अपोजिशन का मुंह बंद करें, अपोजिशन को शोर ना मचाए। आपने 1,13,000 का इजाफा कर दिया है, इतना बड़ा इजाफा जो है। अब वो आम आदमी, वो बेचारा आदमी जिसने पिछले 10 साल से पैसे जोड़ कर वो बेचारे ने कोई 4.5 लाख इकट्ठा किया था कि वो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करेगा, उसको आपने एकदम 1,13,000 का मजीद टीका लगा दिया। 5 साल वो बेचारा तो वहाँ रह गया। अब आम आप देखेंगे सारी दुनिया में कोटे ख़त्म हो रहे हैं। इमरान खान साहब हमेशा कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ रहे हैं, लेकिन किस तरह से उन्होंने यू टर्न मारा कि अवाम के MPs के शोर से बचने के लिए अपोजिशन का मुंह बंद कर लिया। अपोजिशन भी आप देखें कि सिर्फ 5 बंदों के कोटे पे ही राजी हो गई और वो खामोश हो गई है। असम्बली में रोला नहीं है, कहीं रोला नहीं है, और बेचारे और ये चांदी हो गई प्राइवेट हज वालों की कि वो अपनी मर्जी के पैसे लेंगे और लोगों को भिजवाएंगे। चल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।